गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी आने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जनरल अवेयरनेस या जनरल हिंदी या रीजनिंग की हम बात करें तो इसके लिए हमने एक जो है कि प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख कर जाइएगा एग्जामिनेशन देने से पहले। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, हालांकि ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, 5-7 वीडियोज़ हैं, तो उसको आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया कर तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ पहले प्रश्न की तरफ अपने। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना राजवंश यहाँ पर पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ठीक है, ओल्डेस्ट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है कि मौर्य वंश जो है कि सबसे पुराना जो है कि राजवंश हो जाएगा। मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसको सीजीएम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जानते हैं। और 321-22 BC के समय जो है कि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना जो है कि कुजुल कडफिसेस ने की थी। और कण्व वंश की स्थापना जो है कि वासुदेव ने की थी। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। तो चावल जो है कि एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का जो है कि पहला स्थान है। ठीक है, अभी रिसेंट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है राइस का तो वह है चाइना। ठीक है, अगर चाइना की अगर हम बात करें तो ये राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत जो है कि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो बिहू जो है कि असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बैसाखी जो है कि पंजाब में मनाई जाती है, लेकिन ओणम जो है कि आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम केरला में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ओणम केरला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही जो है कि गलत है यहाँ पर। ओणम का जो है कि मैच होना चाहिए था केरला के साथ, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी किसके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की ट्रीटी की बात की जाए, ट्रीटी ऑफ सुगौली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर हम बात की जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य में जो है कि जो बॉर्डर है नेपाल का जो आप इसमें वर्तमान में देख रहे हैं, इस बॉर्डर को लेकर ही ये संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मोस्टली अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, वह है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। किसी भी इलाके का जो क्लाइमेट है वही जो है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। यानी कि अगर क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, कहाँ पर जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी। जैसे आप देखिए जो हमारे पोलर रीजन्स है, क्योंकि वहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी होती है यहाँ, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या देखने को नहीं मिलती है, कोई रहता ही नहीं है। लेकिन जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में देखिए सब कुछ यहाँ पर लमसम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए अगर हम बात करें तो। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है कि रामेश्वरम में स्थित है। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पुराना है, तो निश्चित रूप से जो मनोनीत करने की राष्ट्रपति की शक्ति थी, क्योंकि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं बेसिकली, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उसमें क्या होता है
कि उनके माता पिता यानी कि माफ़ कीजिएगा उनके पिता या उनके ग्रैंडफादर या उनके ग्रैंडफादर जो हैं वह अगर जो यूरोपीय कंट्री से रहे हों यानी कि ब्रिटेन से रहे हों तो उनको हम आंग्ल भारतीय का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, पहले कम होता था, इसलिए इनको माइनॉरिटी माना गया और इनके लिए जो है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में। और यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि ऐसी स्थिति में जब इनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में काफ़ी कम हो या ना हो तो 2 ऐसे लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, नॉमिनेट करके सीधे जो है कि लोकसभा में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब हुआ क्या है कि वर्ष 2019 में जो है कि यह जो मनोनयन करने की शक्ति थी राष्ट्रपति के पास, इसको जो है कि समाप्त कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 104 यानी कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है कि ये जो एंग्लो इंडियंस जो 2 नॉमिनेट किए जाते थे इस स्थिति को या इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। और इस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया है, एससी और एसटी का जो आरक्षण है लोकसभा में उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एससी और एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी जो कि 2020 में समाप्त हो रहा था अब उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। एक और बात यहाँ पर जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा में जो है कि 12 लोगों का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, अभी भी राज्यसभा में खेल से, संगीत क्षेत्र से, कला क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों को जो है कि 12 ऐसे लोगों को जो है कि नॉमिनेट कर सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा में। ठीक है, बढ़ते हैं शिक्षा अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैन धर्म की अगर बात आ गई है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव जो है कि सबसे पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की बात करें तो यह 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर जिनको वास्तविक जो है कि माना जाता है कि इन्होंने जो है कि जैन धर्म की स्थापना की है, ये जो है कि 24वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों हमारे 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वही जो है कि आखिरी से एक पहले तीर्थंकर हैं। ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, या उसको किस नाम से जाना जाता है, या कपिल मुनि के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं भारत में जिन्होंने कई सारे दर्शन दिए हैं। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी। तो कपिल मुनि ने जो है कि जो दर्शन दिया था वह दिया था सांख्य दर्शन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम बात करें पूर्व मीमांसा की, जो पूर्व मीमांसा दर्शन दिया गया था वह जैमिनी के द्वारा दिया गया था। उत्तर मीमांसा की बात करें तो यह जो है कि बादरायण के द्वारा दिया गया था। न्याय दर्शन की बात करें तो यह गौतम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि योग दर्शन की अगर हम बात करें तो योग दर्शन को पतंजलि ने दिया था। और लोकायत जो फिलॉसफी थी उसको जो है कि चारवाक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन से जुड़े ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते शिक्षा अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तमिल कहाँ पर बोली जाती है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह है सिंगापुर। ऑप्शन डी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो यह जो है कि राष्ट्रकूटों को जाता है। ऑप्शन डी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो वह होगा अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या मनी जो भी आप कहिए, ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। तो यह ऑप्शन बी यानी कि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण जो है कि उपलब्धि मानी गई है। मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, भाजसा एक वर्ड है, इससे जो है कि आप सभी जो मुगल जो है कि एम्परर्स हुए हैं उनका आप याद कर सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर हुआ, और फिर जो है कि जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां हुआ, फिर जो है कि
औरंगजेब हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था या नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो यह जो है कि 240 मील जो है कि तमाम किताबों में लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि माइल्स में बात की जाती थी उस समय, और 24 दिन लगभग इनकी यात्रा चली थी, ऐसा बताया जाता है। तो जो है कि इसमें जो है कि 24 दिन की यात्रा थी, और ये बताया गया था कि हर दिन गांधी जी 10 मील चला करते थे। और जब ये 240 मील को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में, तो लगभग ये जो है कि 387-88 के आसपास आता है। तो यह जो है कि ऑप्शन बी जो है कि नियरेस्ट हमको लग रहा है। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे, और वहाँ पर जाकर नमक बनाया, और जो है कि जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कितने लोग थे, 78 फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ। बढ़ते इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। गांधी जी का ये अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो काला कानून या ब्लैक लॉ या एक्ट जो भी कहिए, तो वह था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और कई सारी जो है कि घटनाएं इसके बाद हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उसको यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी को अरेस्ट कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, ब्रिटिश संसद, ठीक है, ब्रिटेन की जो संसद थी उसका जो है कि मेंबर बने थे कौन, दादा भाई नौरोजी बने थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो उनको जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है भारत का। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही जो है कि कई सारी थ्योरीज भी दी हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे ड्रेन थ्योरी दी है, वेल्थ ड्रेन थ्योरी दी थी, तो इसलिए इनको जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटी सीड का संबंध किससे है। बीटी जो सीड क्या है, बीटी जो बीज होते हैं उसका संबंध किससे है, तो बीटी जो है कि कपास से संबंध रखता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बीटी बैंगन, यानी कि बीटी बैंगन के भी आए थे बीज जो है कि ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कपास ऑप्शन में, तो आप कपास लगा सकते हैं, नहीं तो बैंगन या ब्रिंजल जिसको कहते हैं वो होगा, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं उसका सही उत्तर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक एक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो। आज के इस वीडियो में बस इतना है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।